मई 1999 भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ही जमीन पर वो जंग लड़ रहा था जिसके लिए भारत पहले से प्रिपेयर नहीं था। वॉर के मिडिल तक भारत को कई कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। सैकड़ों भारतीय सैनिक 5000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, तो भारत के कई फाइटर जेट्स पाकिस्तान की स्टिंगर मिसाइल्स के निशाने पर आने से ढेर हो गए। कारगिल की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमाकर बैठी पाकिस्तानी आर्मी लगातार भारतीय सेना के एम्यूनेशन डंप और भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचा रही थी। ऐसे वक्त में भारत को जरूरत थी ऐसे मॉडर्न वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की जिनकी मदद से पहाड़ियों में बैठे पाकिस्तानियों की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर उन्हें मारा जा सके। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि कारगिल जैसी सिचुएशन के लिए भारत के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं थे। साथ ही परमाणु परीक्षण की वजह से भारत पर लगी हुई पाबंदियों के कारण विदेशी देशों से भी इन हथियारों का मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और यूरोप की पूरी कोशिश थी कि भारत को कोई भी आधुनिक हथियार ना मिले। कारगिल वॉर में भारत को आधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत थी। ऐसे मुश्किल वक्त में दुनिया की परवाह किए बिना इजराइल भारत की मदद के लिए सामने आता है। इजराइल के साथ आते ही जंग का सारा रुख ही बदल गया। कुछ ही दिनों में भारत ने अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को ढेर करना शुरू कर दिया। बंकरों में छिपकर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिए अपनी जान की भीख मांगने लगे। अचानक से युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका था कि युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका की शरण में पहुंच गए थे। भारत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। अंत में पाकिस्तानी आर्मी को कारगिल से खदेड़कर भारतीय वीरों ने कारगिल वॉर की जीत भारत माता के नाम तो लिख दी। लेकिन सवाल यह आता है कि अमेरिका की दोस्ती को भी ताक पर रखकर इजराइल भारत की मदद के लिए तैयार क्यों हुआ था? ये सब जानने से पहले आपको कारगिल वॉर समझना जरूरी है। 1971 के इंडो पाक वॉर में भारत से करारी हार मिलने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी इस हार के लिए भारत से बदला लेना चाहता था। लेकिन तभी कुछ साल बाद 1984 में एक बार फिर पाकिस्तान को भारत के सामने सियाचिन वॉर में मुंह की खानी पड़ी। लगातार हार की आग में जलते पाकिस्तानी फौजी परवेज मुशर्रफ को एक और हार बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब मुशर्रफ भारत से बदला लेने के लिए बेचैन था और उसने ठान लिया था कि जिस दिन उसके हाथ में पाकिस्तान की पावर आई उस दिन सबसे पहला वार वो भारत पर करेगा। तभी 1998 में परवेज मुशर्रफ के किस्मत के तारे चमके और इन्हें पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बना दिया गया। आर्मी चीफ बनते ही मुशर्रफ को भारत पर घाव करने का रास्ता साफ साफ नजर आने लगा। इसलिए अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बद्र को लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी LOC को क्रॉस कर भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो गई और कारगिल के पहाड़ी क्षेत्रों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। इस घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का मकसद कारगिल वैली से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 1A पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर कश्मीर और लद्दाख के बीच के कनेक्शन को कट ऑफ करना था। दरअसल NH1A जो अब NH1 का हिस्सा है, श्रीनगर और लद्दाख को तो जोड़ता ही है, साथ ही ये सियाचिन के लिए एक स्ट्रेटेजिक रूट भी है। पाकिस्तान का प्लान NH1A पर कब्जा कर भारत से लद्दाख को पार्शियली और सियाचिन को कंप्लीटली कट ऑफ करने का था। अल्टीमेटली ऐसा करके पाकिस्तान भारत से कश्मीर को हड़पना चाहता था, लेकिन इनका ये प्लान ताशी नामग्याल की वजह से बर्बाद हो गया। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ पर सबसे पहले कारगिल के बटालिक टाउन के एक लोकल शेपर्ड ताशी नामग्याल की नजर पड़ी। वो अपनी खोई हुई याक को तलाश रहे थे कि तभी उन्होंने पठानी ड्रेस पहने कुछ लोगों को भारत के इलाके में बंकर बनाते हुए देखा, जिनके पास बंदूक और ग्रेनेड्स जैसे तमाम हथियार भी थे। ताशी को उनके ऊपर शक हुआ, इसलिए उन्होंने फौरन इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट को सारी जानकारी दे दी। इस तरह पहली बार 3 मई 1999 को इंडियन आर्मी को कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पता चला। शुरुआत में इस इन्फिल्ट्रेशन को लेकर पाकिस्तान पर शक जताया गया, लेकिन 2 दिन बाद 5 मई को जब घुसपैठियों ने 5 भारतीय सैनिकों को बेरहमी से मार डाला और 9 मई को भारत के कई एम्यूनेशन डंप्स को तबाह कर दिया, तो इस बात में फिर कोई डाउट नहीं रहा कि इस इन्फिल्ट्रेशन के पीछे पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के सैनिक कारगिल रीजन के तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसे कई की पॉइंट्स पर कब्जा कर भारत के अंदर कई किलोमीटर तक दाखिल हो चुके थे। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ LOC क्रॉसिंग और घुसपैठ की घटनाओं को नकारते रहे। लेकिन भारत अब जान चुका था कि पाकिस्तानी सेना तोलोलिंग और टाइगर हिल के साथ साथ मुश्को वैली, काकसर विलेज, बटालिक रेंज और छोरबत वैली जैसी लोकेशंस को अपने कंट्रोल में लेकर इन्फिल्ट्रेशन को एक्सपैंड करती जा रही है। इसलिए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी 10 मई 1999 को ऑपरेशन विजय को लॉन्च करती है।
ऑपरेशन विजय को लॉन्च करते ही हजारों सैनिकों को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से कारगिल की तरफ मोबिलाइज किया जाता है। इन सभी सैनिकों को कारगिल में 10 से 16 हजार फीट तक की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन का सामना करना था। लेकिन परेशानी ये थी कि इतनी ऊंचाई पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के बंकर्स होने के कारण वो इंडियन सोल्जर्स को इजीली लोकेट कर ओपन फायर कर सकते थे, जिस कारण दिन के वक्त चढ़ाई करना जान को जोखिम में डालने जैसा था। इसलिए दुश्मन की नजरों से बचकर पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए रात का समय चुना गया। हालांकि रात में पहाड़ियों पर चढ़ना और भी मुश्किल काम था। रात के समय इन पहाड़ियों पर हड्डी जमा देने वाली ठंड पड़ती थी और ऑक्सीजन लेवल भी बेहद कम होता था, जिस कारण इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इतने टफ चैलेंजेस के बावजूद भारतीय सैनिक अंधेरी रात की कपकपाती ठंड में कारगिल की पेचीदा पहाड़ियों पर कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। सैनिकों के जोश और जुनून का ही परिणाम था कि ऑपरेशन विजय के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इंडियन आर्मी 16 मई को द्रास मुश्को सेक्टर, 18 मई को पॉइंट 4295 एंड 4460 और 24 मई को मुश्को सब सेक्टर को वापस से अपने कंट्रोल में ले लेती है। लेकिन अभी यह सफलता के केवल कुछ अंश ही थे। पूरी सफलता पाने में आर्मी को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था। पाकिस्तानी घुसपैठियों के पास ऊंचाई थी, जिस वजह से वो भारतीय सैनिकों को सीधा टारगेट कर रहे थे, जिससे लगातार कैजुअलिटीज हो रही थी। ऐसी सिचुएशन में कारगिल की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर छिप कर बैठे घुसपैठियों से लड़ने और इस जंग को जीतने के लिए आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत थी। हालांकि कारगिल वॉर के स्टेज तक एयरफोर्स का इस्तेमाल केवल लॉजिस्टिक्स और रेकी के लिए ही हो रहा था, लेकिन अब एयरफोर्स का फुल्ली इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी हो गया था, जिस कारण 26 मई 1999 को एयरफोर्स इस जंग का हिस्सा बन ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च कर देती है। ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए एयरफोर्स ने न सिर्फ आर्मी को कवर दिया, बल्कि उन सभी जरूरी सामानों को भी एयर ड्रॉप किया जिन्हें सोल्जर्स खुद पीक तक कैरी नहीं कर सकते थे। एयरफोर्स ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने के लिए फाइटर जेट्स के जरिए कई पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि एयरफोर्स के लिए कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में एयर ऑपरेशन करना काफी मुश्किलों भरा काम होने वाला था। इन्हीं सब में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सख्त आदेश थे कि किसी भी हाल में एयरफोर्स एलओसी को क्रॉस ना करे। ऐसे में एलओसी के अंदर रहते हुए हाई पीक्स पर बैठे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन को ट्रैक करना और फिर उन पर हमला करना एयरफोर्स के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला था। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद एयरफोर्स की ओर से 4 MI-17 हेलीकॉप्टर्स और MiG-21, MiG-23 और MiG-27 नाम के 3 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को दुश्मन पर हमला करने के लिए तैनात कर दिया गया। एक और जहां MI-17 हेलीकॉप्टर से रॉकेट दागे जा रहे थे, तो वही 3 फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन भी दुश्मन पर बुरी तरह कहर बरसा रहा था, जिस कारण पाकिस्तानियों के कई ठिकाने चकनाचूर हो गए और कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था कि अचानक से 80 मिलीमीटर के रॉकेट्स को दागते हुए MiG-27 फाइटर जेट के इंजन में गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते एयरक्राफ्ट की स्पीड तेजी से कम होने लगी। क्रैश होने के खतरे को भांपते हुए MiG-27 में सवार लेफ्टिनेंट कंभमपति नचिकेता ने पहले MiG-21 में बैठे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को जानकारी दी और फिर विमान से इजेक्ट कर दिया। नचिकेता के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते ही स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अपना विमान उस दिशा में मोड़ दिया जिस तरफ लेफ्टिनेंट नचिकेता का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था। ऐसा करने से नचिकेता की लोकेशन का पता लगाकर उन्हें बचाया जा सकता था। हालांकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से नचिकेता की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अजय आहूजा ने हार नहीं मानी और नचिकेता को ढूंढते हुए एलओसी के काफी नजदीक पहुंच गए। पर यहाँ पहुंचकर आहूजा को एहसास हुआ कि उनके विमान के पिछले हिस्से से कोई मिसाइल टकरा गई है। दरअसल ये स्टिंगर मिसाइल थी, जिसे पाकिस्तान की तरफ से अजय आहूजा के MiG-21 को निशाना बनाने के लिए दागा गया था। मिसाइल टकराने के बाद अजय आहूजा अपने जेट से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए और वो एलओसी के पास भारत की सीमा के अंदर सुरक्षित उतरने में सफल हो गए। लेकिन उनका जेट एलओसी के दूसरे तरफ जा गिरा था। पाकिस्तानी सेना ने स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को भारतीय सीमा में घुसकर पहले कैप्चर किया और फिर उन्हें बड़ी बेदर्दी से मार डाला। एक तरफ अजय आहूजा पाकिस्तानी सेना का निशाना बन चुके थे, तो वही लेफ्टिनेंट नचिकेता विमान से इजेक्ट करते समय पाकिस्तान के इलाके में लैंड कर गए थे, जहां पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें इमीडिएटली कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तान द्वारा स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की हत्या करना और लेफ्टिनेंट नचिकेता का कैप्चर होना एयरफोर्स के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते 3 जून को पाकिस्तान द्वारा नचिकेता को वापस भारत भेज दिया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत के 3 दिनों में ही एक के बाद एक कई नाकामियों का सामना करना पड़ रहा था। 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान आर्मी ने स्टिंगर मिसाइल्स के जरिए भारत के कई फाइटर जेट्स और कई हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था।
एक तरफ इंडियन आर्मी कारगिल की ऊंचाई जैसी मुश्किलों से जूझ रही थी, तो वहीं अब एयरफोर्स को भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। एयरफोर्स को एक तरफ ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों के निशाने से बचते हुए उन पर हमला करना था, तो वहीं दूसरी ओर एयरफोर्स के सामने एलओसी को पार न करने का चैलेंज भी था, क्योंकि ऐसा करने का अंजाम पाकिस्तान की मिसाइल्स के निशाने पर आना था। इसलिए एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस को कुछ ऐसे एडवांस मिलिट्री टूल्स की जरूरत पड़ी जिनसे कारगिल की पहाड़ियों में छिपे दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाकर उन्हें खत्म किया जा सके। लेकिन उस दौरान इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्हें किसी और कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत थी। पर भारत के लिए एक और मुश्किल इस बात की थी कि 1998 में पोखरण में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से भारत पर अमेरिका द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए थे, जिस कारण भारत के लिए किसी और देश से मिलिट्री वेपन्स और टूल्स का मिल पाना काफी मुश्किल हो गया था। मुसीबत की इस घड़ी में इंडियन एयरफोर्स को एडवांस वेपन्स की सख्त जरूरत थी। भारत के लिए ये वॉर काफी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही थी, इसलिए देर न करते हुए भारत ने इजराइल का रुख किया। भारत की ओर से इजराइल के सामने एडवांस टूल्स एंड वेपन्स की लंबी लिस्ट के साथ उसकी डिलीवरी जल्द से जल्द करने की अपील की गई। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत को जीपीएस एक्सेस देने तक से मना कर दिया था, जिससे कारगिल की पहाड़ियों में कब्जा किए बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद मिल सकती, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भारत की अर्जेंसी को समझते हुए फौरन हर मुमकिन मदद मुहैया करने का काम किया। इजराइल ने न केवल इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल्स प्रोवाइड किए, बल्कि ऐसे सर्विलेंस ड्रोन्स भी दिए जिनसे इजीली पाकिस्तानियों पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर भारत के साथ कई खुफिया जानकारियां भी साझा की, जिससे भारत को इस वॉर में काफी बढ़त मिलने वाली थी। हालांकि इस दौरान भारत की मदद करने की वजह से अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज का इजराइल के ऊपर काफी दबाव था। अमेरिका ने इजराइल पर इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट का सपोर्ट न देने के लिए काफी प्रेशर डाला, लेकिन इजराइल इस प्रेशर के बावजूद भी भारत की मदद करने पर डटा रहा। इसके बाद अमेरिका की तरफ से वेपन डिलीवरी में डिले करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इजराइल ने अमेरिका की दोस्ती को भी ताक पर रखकर भारत को जल्द से जल्द सारी जरूरी चीजें अवेलेबल करवाई। इजराइल ने भारत को वो लाइटनिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स भी प्रोवाइड किए, जिनको खरीदने की डील भारत ने इजराइल से 1997 में ही कर दी थी। हालांकि डील के हिसाब से इन टारगेटिंग पॉड्स की डिलीवरी में अभी काफी समय बाकी था, लेकिन कारगिल वॉर की सिचुएशन को समझते हुए इजराइल ने डिलीवरी डेट से पहले ही इन्हें भारत को डिलीवर कर दिया। इन लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड्स की खासियत थी कि इनमें एडवांस प्रिसीजन टारगेटिंग सिस्टम होने के कारण इंफ्रारेड रेडिएशन की हेल्प से बहुत दूर से ही किसी भी टारगेट को आइडेंटिफाई और लोकेट किया जा सकता था। साथ ही इन पॉड्स में एक हाई रेंज कैमरा भी मौजूद था, जिसकी मदद से पायलट किसी भी टारगेट की पिक्चर को हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर कर सकता था। इजराइल की तरफ से दिए गए ये टारगेटिंग पॉड्स इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी मददगार साबित होने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम अब ये थी कि इन आधुनिक हथियारों में इंडियन एयरफोर्स को उस वक्त इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो टारगेटिंग पॉड्स और बाकी एडवांस टूल्स को इस्तेमाल कर सके। भारत के इस उलझन को भी दूर करने के लिए इजराइल ने मदद का एक और कदम बढ़ाया और अपने टेक्निकल इंजीनियर्स को भारत भेज दिया, जिस कारण एयरफोर्स के पायलट्स और टेक्निकल टीम्स को इन सभी वेपन्स के इस्तेमाल के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला, जिसका यूज अब कारगिल वॉर में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ किया जाना था। इजराइल के इंजीनियर्स की हेल्प से टारगेटिंग पॉड्स को मिराज फाइटर जेट्स में इंस्टॉल किया गया, जिससे पहाड़ियों में छिपे बैठे पाकिस्तानियों को अब इजीली टारगेट किया जा सकता था। लेकिन अब एयरफोर्स को यह डिसाइड करना था कि टारगेट आइडेंटिफाई होने के बाद किन बॉम्ब्स की मदद से टारगेट पर अटैक किया जाए। दरअसल उस समय भारत के पास केवल 60 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ही मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल टारगेटिंग पॉड्स के साथ फाइटर जेट्स में किया जा सकता था। लेजर गाइडेड होने के कारण ये बॉम्ब्स ज्यादा इफेक्टिव थे, लेकिन इन बॉम्ब्स की शॉर्टेज होने की वजह से एयरफोर्स इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि युद्ध के ज्यादा लंबा खिंचने पर भारत की तैयारी पर असर ना पड़ सके। हालांकि इन बॉम्ब्स की तादाद को बढ़ाने के लिए भारत ने यूएस से कुछ साल पहले ही पेववे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को खरीदने की डील भी की थी, लेकिन भारत पर सैंक्शंस लगने की वजह से यूएस ने कोई भी सप्लाई करने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स ने काफी समझदारी से काम लिया और मिराज फाइटर जेट्स में टारगेटिंग पॉड्स के साथ 1000 पाउंड के डम बॉम्ब्स को इंस्टॉल किया। दरअसल लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की कमी को पूरा करने के लिए ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही था, जिसका पहले कभी भी टेस्ट नहीं किया गया था। इसलिए जुगाड़ या तो किफायती और असरदार साबित हो सकता था, या फिर ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल भी हो सकता था। लेकिन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स ने एक बड़ा रिस्क लिया और डम बॉम्ब्स को फाइटर जेट्स में अटैच कर
दुश्मन पर हमला करने का प्लान बनाया। मिराज फाइटर जेट्स अब आसमान में थे और दुश्मन को घेर कर मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इजराइल के टारगेटिंग पॉड्स की मदद से पायलट्स को पाकिस्तानियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल रहा था। साथ ही उस जगह की क्लियर इमेज भी पायलट्स के कॉकपिट में मिल रही थी। इस तरह टारगेट क्लियर होने के बाद फाइटर जेट्स इजीली पाकिस्तानियों पर अटैक कर पा रहे थे। एयरफोर्स का यह फॉर्मूला कामयाब हो चुका था। एक एक कर कई पाकिस्तानी बंकर्स तबाह हो रहे थे। जिन जगहों पर डम बॉम्ब्स कारगर साबित नहीं हो रहे थे, वहां लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। एयरफोर्स के इस एयर ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी तब हासिल हुई जब 24 जून को मिराज 2000 फाइटर जेट ने 16,000 फीट ऊंचे टाइगर हिल पर बने पाकिस्तानियों के बंकर पर लेजर गाइडेड बॉम्ब से हमला किया। यह पहली बार था जब एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। मिराज 2000 में बैठे एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार की तरफ से इसे दागा गया था, जिनके हमले से टाइगर हिल में बना पाकिस्तानियों का बंकर कुछ सेकंड्स में ही पूरी तरह तबाह हो गया था। कई पाकिस्तानी तुरंत ढेर हो चुके थे तो कुछ बुरी तरह जख्मी थे। इसके बाद का बचा हुआ काम इंडियन आर्मी ने कर दिया। 4 जुलाई को 192 माउंटेन ब्रिगेड के 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मनों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। एयर अटैक से पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सिपाहियों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, जिस कारण एक एक कर टाइगर हिल पर सारे पाकिस्तानी मारे गए। 18 ग्रेनेडियर्स की यूनिट ने बहादुरी का परिचय देते हुए टाइगर हिल को वापस से जीत लिया था। इस दौरान सबसे वीरता का काम 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव ने किया, जिन्होंने 15 गोलियां खाने और खून से लथपथ होने के बाद भी दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इस बहादुरी के लिए इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। टाइगर हिल को वापस से अपने कंट्रोल में लेना भारत की बड़ी जीत थी। इसी दौरान कारगिल वॉर को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए जा रहे थे। दरअसल युद्ध के दौरान जब भारत के बहादुर सिपाहियों के आगे पाकिस्तानी घुसपैठिए कमजोर पड़ने लगे और पाकिस्तान को अपनी हार साफ दिखने लगी, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ युद्ध को रुकवाने के लिए यूएस से मदद मांगने लगे। हैरानी की बात यह थी कि जो पाकिस्तान सरकार इस घुसपैठ की जिम्मेदारी तक नहीं ले रही थी, अब वो युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटा रही थी। हालांकि जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच इस मसले को लेकर बात हुई, तो वाजपेयी जी का साफ कहना था कि पाकिस्तानी सेना या तो खुद भारतीय सीमा को छोड़ दे, वरना हमारी मिलिट्री बलपूर्वक उन्हें बाहर खदेड़ फेंकेंगी। इसी दौरान वाजपेयी जी को पता चला कि पाकिस्तान कारगिल वॉर में परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अगली सुबह का सूरज निकलने से पहले तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। वाजपेयी जी के इस रुख से यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को साफ हो गया था कि भारत तब तक जंग खत्म नहीं करेगा जब तक कारगिल को वापस से जीत नहीं लेता। इसलिए जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका ने नवाज शरीफ पर जोर डाला कि वो पाकिस्तानी सेना को कारगिल से वापस बुलाए। अमेरिका का ये रवैया देखकर नवाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। पाकिस्तान के लिए कारगिल वॉर में ये दोहरी हार थी। एक तरफ वो ग्राउंड लेवल पर भारत से शिकस्त खा रहा था, तो वहीं अमेरिका और बाकी देश पाकिस्तान को बेवजह युद्ध शुरू करने के लिए फटकार रहे थे। जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल प्रेशर में थे, तो वहीं पाकिस्तानी सैनिकों पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स मौत बरसा रही थी। इजराइल के टारगेटिंग पॉड्स की मदद से एक एक कर सारे पाकिस्तानी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था। इंडियन एयरफोर्स अपने हमले से टाइगर हिल में बने पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तो तबाह कर ही चुकी थी, साथ ही एयरफोर्स ने मुंतो धालों में पाकिस्तानी सेना का सप्लाई डंप भी ढेर कर दिया था। इन हमलों से पाकिस्तान सेना की कमर टूट चुकी थी। न उनके पास छुपने के लिए बंकर बचे थे, न ही लड़ने और जिंदा रहने के लिए कोई सप्लाई लाइन। कारगिल पर कब्जा कर भारत से कश्मीर को हड़पने का मंसूबा पाले पाकिस्तानियों के हौसले अब पस्त हो चुके थे। इसलिए हार और दबाव के चलते पाकिस्तानी सेना को कारगिल से पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तानी ट्रूप्स एलओसी को पार कर वापस पाकिस्तान जा सके, इसलिए भारत की तरफ से 12 जुलाई 1999 को एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर रोक दिया गया। लेकिन जब कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने चालाकी दिखाते हुए घुसपैठ जारी रखी और भारतीय सैनिकों पर हमला किया, तो उन्हें फिर से उन्हीं की भाषा में समझाया गया, जिस कारण 26 जुलाई तक एक एक पाकिस्तानी कारगिल को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया था। इसी वजह से 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ कारगिल वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। इसलिए हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कारगिल वॉर को विजयी बनाने में भारतीय सैनिकों ने लगभग 4000 पाकिस्तानी मार गिराए थे, तो वहीं भारत के लगभग 500 जवान शहीद हो गए थे। एक और जहां कारगिल वॉर की जीत में भारतीय फौजों का साहस और बलिदान शामिल है, तो वहीं इजराइल के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। इजराइल ने सही वक्त पर भारत को सही वेपन्स और मिलिट्री टूल्स देकर कारगिल वॉर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। यही वजह थी कि कारगिल वॉर के खत्म होने के बाद साल 2000 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह और होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने इजराइल का दौरा करके इजराइल का आभार व्यक्त किया था। भारत पाकिस्तान के मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए कारगिल वॉर जैसी सिचुएशन के लिए अब भारत पहले से अपनी तैयारी को मजबूत रखना चाहता था। इसी कारण साल 2000 से 2010 के बीच इजराइल से भारत ने करीब $10 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए। देखा जाए तो कारगिल वॉर के बाद भारत और इजराइल के रिश्ते में एक बहुत जरूरी मोड़ आया, जिसके बाद से हथियारों का लेन देन तो बढ़ा ही, साथ ही भारत और इजराइल की दोस्ती की नींव भी मजबूत होती गई। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब इजराइल ने भारत की मदद की थी, बल्कि इससे पहले भी कई बार इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है।
1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पैलेस्टाइन के डिवीजन के लिए इजराइल के खिलाफ वोट दिया था और इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस और नेशनल इंटरेस्ट का हवाला दिया था। हालांकि इजराइल के अस्तित्व में आने के 3 साल बाद ईरान और टर्की के बाद 1950 में भारत ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। भारत ने इजराइल को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन उसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन न रखते हुए भारत की विदेशी नीति पैलेस्टाइन के पक्ष में झुकी रही। इस सब के बावजूद इजराइल ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में भारत को वेपन्स की सप्लाई की थी। इसके अलावा इजराइल लगातार भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा, पहले 1962 में तो फिर 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई थी। उस दौरान भी इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने हथियारों की शॉर्टेज के बाद भी इंडिया को हथियार प्रोवाइड किए थे, लेकिन इजराइल के बार बार सपोर्ट करने पर भी इंडिया की तरफ से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप नहीं किए गए। 1992 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में फॉर्मली पहली बार इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो सके। एक और जहां इंडिया में 1953 से ही इजराइल का दूतावास था, तो वही भारत ने 1992 में जाकर इजराइल में अपनी एम्बेसी को स्टैब्लिश किया। इसके बाद इजराइल और इंडिया की बॉन्ड हर गुजरते साल के साथ स्ट्रांग होती गई। कारगिल वॉर के बाद इजराइल और इंडिया दोस्त बनकर दुनिया के सामने उभरे। हालांकि सोचने वाली बात है कि भारत की तरफ से लगभग 40 साल तक कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन न रखने के बावजूद इजराइल क्यों वन साइडेड रिलेशन निभाता रहा। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग हो या कारगिल वॉर, इजराइल क्यों भारत की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया। इन सब के पीछे की वजहों पर अगर गौर करें तो सबसे मेन रीजन इजराइल के एक्जिस्टेंस से ही पाकिस्तान का इजराइल के खिलाफ रहना है। पाकिस्तान हमेशा इजराइल के खिलाफ बोलता रहा है और यहाँ तक कि 1948 की अरब इजरायली वॉर में पाकिस्तान ने इजराइल के अगेंस्ट पैलेस्टाइन को अग्रेसिवली सपोर्ट किया था। इसके अलावा 1967 के 6 डे वॉर और 1973 के यौम किपुर वॉर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर पायलट्स के एक समूह को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, जिससे पैलेस्टाइन की काफी मदद हुई। पाकिस्तान ने इस तरह कई बार इजराइल को दुश्मनी का न्योता दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इजराइल को ना तो कभी एक देश के रूप में मान्यता दी और ना ही इजराइल के साथ कभी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप किया। इजराइल और पाकिस्तान के बीच के खराब रिश्ते, साथ ही बंटवारे के बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार जंग और तनाव की सिचुएशन इजराइल को भारत के नजदीक लाती रही है। और जैसा कि कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल हर बार भारत के साथ आता